फ्रेंड्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर में सामुदायिक पारिस्थितिकी कम्युनिटी इकोलॉजी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उनके जनरल इंट्रोडक्शन में पर्यावरण में उपस्थित बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में से जैविक घटक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अंतर्गत पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवं एनिमल्स आते हैं। ये एक निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में उपस्थित एक ही स्पीसीज अथवा एक ही घनिष्ठ रूप से संबंधित कई जातियों जैसे कि पौधे या जंतु के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में एक अथवा अधिक स्पीसीज के पौधे के ग्रुप्स वृद्धि करते हैं। एक दूसरे से परस्पर संबंध रखने वाले पौधे के ऐसे समूह या समुच्चय को प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समुदाय किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जीवों की समष्टि या जनसंख्या का समुच्चय होता है, जिसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। मोबियस ने 1877 में के अनुसार जो सामुदायिक जीवित प्राणियों का एक ऐसा समूह है जिसमें समस्त प्रजातियां बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं तथा एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित कर एवं रिप्रोडक्शन द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। शेलफोर्ड 1913 के अनुसार जो कम्युनिटी है एकीकृत रूप या यूनिफॉर्म से वर्गीकृत पौधों का एक ग्रुप्स होता है जो कि आकार प्रकार में समान होते हैं। समुदाय केवल जीवित जीवों का बना होता है, अतः इसे जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहना अधिक उचित होता है। एग्जाम्पल में हम फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, मरुस्थल, डेजर्ट, पोंड आदि प्राकृतिक समुदाय हैं। एक वन में प्लांट्स, एनिमल्स एवं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि के कई समुदाय होते हैं जो कि आपस में मिलकर इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। कम्युनिटी का एक विशेष पोषण संगठन मेटाबॉलिक पैटर्न होता है। कम्युनिटी के दोनों क्रियात्मक भाग उस हैबिट में उपस्थित प्लांट, एनिमल, पर्यावरण जटिल में ऊर्जा के प्रवाह एवं खनिज चक्रण से रिलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं कि जो कम्युनिटी समुदाय के क्या प्रॉपर्टीज़ या लक्षण होते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी के अपने गुण होते हैं, उनकी अलग पहचान होती है। एक समुदाय में पाने जाने वाले कुछ प्रमुख कैरेक्टर्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रत्येक जैविक समुदाय में विभिन्न प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बना होता है जो कि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कम्युनिटी में प्रजातियों की संख्या एवं समष्टि बाहुल्यता भी जो है डिफरेंट होते हैं। कम्युनिटी के कई स्पीसीज पाई जाती हैं जिनमें से कुछ स्पीसीज जो है अधिकता में पाई जाती है, अर्थात जो प्रभावी होते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनकी संख्या कम होती हैं। पुराने जैविक समुदायों की जैव विविधता स्थापित समुदायों की अपेक्षा अधिक होती है। फिर देखते हैं कि ग्रोथ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, वृद्धि स्वरूप एवं संरचना।
जो कम्युनिटी में जैसे कि प्लांट्स, वृक्ष, हर्ब श्रब या ट्री, मौसल आदि प्लांट्स होते हैं, इनमें मुख्य वृद्धि स्वरूप के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक ग्रोथ स्वरूप में भी कई अन्य प्रकार के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ट्री, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चौड़े पत्ती वाले, सदाबहार आदि इसके अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक स्वरूप का निर्धारण वृद्धि स्वतंत्र रूप से वृद्धि होता है और जैविक समुदाय के संरचनात्मक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। ग्रोथ के बाद व्यवस्था के क्रम के आधार पर उन समुदाय में क्षैतिज स्तरण एवं स्थिरीकरण जैसी क्रियाएं होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम प्रभाविता। किसी समुदाय में सभी जातियां समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं तथा प्रजाति ही उस समुदाय की प्रकृति का निर्धारण करती है। ये जो स्पीशीज होती हैं समुदाय को कंट्रोल भी करती हैं, इन्हें ही हम प्रभावी प्रजातियां कहते हैं। फिर होता है नेक्स्ट हमारा आ जाएगा अनुक्रमण, सक्सेशन। प्रत्येक जैविक समुदाय का अपना अपना विकासात्मक इतिहास होता है। यह भी डेवलपमेंट प्रायः एक दिशी परिवर्तनों के कारण होता है। किसी क्षेत्र में जैसे जैसे वनस्पतियों का विकास होता है, वह क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न प्रकार के पादप समुदायों के द्वारा पूर्ण हो जाता है। इस क्रिया को अनुक्रमण कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम पोषण संरचना। कम्युनिटी की एक निश्चित पोषण संरचना होती है, जिसमें स्वपोषी पौधे, विषमपोषी पौधे एवं स्वयं में परिपूर्ण सेल्फ सफिशिएंट एवं जीवों के संतुलित संगठन के रूप में उपस्थित होते हैं। आइए हम देखते हैं समुदाय का जो आकार एवं संरचना कैसी होती है। तो हम साइज को देखेंगे। इसमें जो साइज होता है, जैव समुदाय का आकार छोटा बड़ा दोनों प्रकार का हो सकता है। पौंड, नदी, रिवर, घासी प्रदेश, सलयुक्त पठार, दलदल, मरुस्थल, घास के मैदान, झील बड़े आकार के समुदाय के उदाहरण हैं, क्योंकि ये कई 100 किलोमीटर तक फैले रहते हैं। पत्तियों की सतह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समूह अत्यंत छोटे आकार के समुदाय के उदाहरण हैं। प्रत्येक समुदाय में प्रजातियों की संख्या एवं किसी समष्टि या जनसंख्या की बाहुल्यता में अत्यधिक अंतर होता है। अब हम देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर पर। तो समुदाय समान रूप से 3 प्रकार के जीवों का बना होता है। पहला होता है प्रोड्यूसर, फिर होता है कंज्यूमर और थर्ड होता है डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक वर्ग के सभी प्लांट्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा समुदाय के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं। उपभोक्ता वर्ग के सभी विषमपोषी जीव आते हैं, जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। अपघटन वर्ग में वे जीव आते हैं जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उन्हें पुनः पौधों के उपभोग योग्य बना देती हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर की दृष्टि से हम देखते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र या भौतिक निवास स्थान पर विभिन्न प्रकार की समष्टियाँ मिलकर समुदाय की रचना करती हैं। इसी कारण जीव और समष्टि के अतिरिक्त समुदाय के कुछ समूह लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं। एक समुदाय के जीव कई स्तरों में व्यवस्थित होते हैं और ये स्तर
वर्टिकल होती हैं, बड़े समुदाय में अधिक तथा सरल समुदाय में कम स्तरीय होती है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, वन समुदाय का में स्तरीकरण, तालाब के पादप समुदाय में स्तरीकरण, पर्वतीय पादप समुदाय में स्तरीकरण। सरल समुदाय में कम स्तरों को देखने के लिए लाइकेन या किसी शैवाल का उदाहरण ले सकते हैं। इसके अलावा एक स्तरीय ही होगा, इसमें समष्टि व्यवस्थित होगी। एक समुदाय मुख्य रूप से संरचना के आधार पर दो प्रकार का होता है, खुला ओपन एंड क्लोज। खुले समुदाय के उत्पादन अर्थात पौधे दूर दूर स्थित होते हैं, जिससे दूसरी समष्टि के स्थापित होने के लिए जगह बच जाती है। जबकि क्लोज कम्युनिटी में प्लांट्स इतने पास स्थित होते हैं कि दूसरी समष्टि को स्थापित होने के लिए उनके मध्य में कोई जगह नहीं होती है। समुदाय की संरचना के अध्ययन में उपयोगी लक्षण हम देखते हैं कि पूर्व में किए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ग्रोथ फॉर्म स्ट्रक्चर, प्रभावित डॉर्मेंसी, सक्सेशन एवं ट्रॉपिक स्ट्रक्चर आदि प्रत्येक समुदाय के विशिष्ट लक्षण होते हैं। अतः किसी समुदाय के उपर्युक्त लक्षणों का अध्ययन करने के लिए बहुत से पैरामीटरों या अन्य लक्षणों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। किसी समुदाय के अध्ययन के लिए उपयोगी समस्त लक्षणों को हैंसन एवं चर्चिल 1965 में दो क्लासेस में डिवाइड किया। पहला है उसका विश्लेषणात्मक लक्षण, सेकंड है संश्लेषित लक्षण। कम्युनिटी कैरेक्टर्स को हम किस प्रकार से क्लासिफाइड किए हैं, इसमें देखेंगे एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। इसके बाद हम देखेंगे इसमें विश्लेषणात्मक लक्षण। इसके अंतर्गत उन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सहायता से उस समुदाय का संपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या संभव होती है। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण लक्षण का समावेश किया जाता है। पहला होता है परिमाणात्मक लक्षण, दूसरा होता है गुणात्मक लक्षण। अब पहले को हम देखेंगे कि परिमाणात्मक लक्षण, इसके अंतर्गत ऐसे लक्षण का समावेश किया गया है जो कि लक्षणों के मात्रात्मक एवं संख्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। सामुदायिक परिस्थितियों के अध्ययन के लिए सामान्यतः निम्न लक्षणों उपयोग में आते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी। किसी समुदाय में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्वाड्रेट, ट्रांजेक्ट एवं पॉइंट जैसे सैंपलिंग इकाइयों का उपयोग किया जाता है। प्रजातियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक निश्चित संख्या में क्वाड्रेट फेंके जाते हैं तथा उसके अंदर उपस्थित प्रजातियों की गणना की जाती है। प्लान एवं क्वाड्रेट की वह संख्या जिसमें एक पादप जाति उपस्थित होती है तथा अध्ययन किए गए क्वाड्रेटों या प्लानों की कुल संख्या के अनुपात को उस जाति की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी की परिभाषा या फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो फ्रीक्वेंसी की फार्मूला में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी परसेंट, आवृत्ति का परसेंट देखेंगे तो सैम्पलिंग यूनिट
जैसे कि क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें पादप जाति उपस्थित है, अपान अध्ययन किए गए सैंपलिंग इकाई या क्वाड्रेट की कुल संख्या, प्रत्येक प्रभावित जाति की प्रतिशत आवृत्ति ज्ञात करने के पश्चात उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। फ्रीक्वेंसी क्लासेस, परसेंट फ्रीक्वेंसी, इस तरह हम उसके फ्रीक्वेंसी का स्टडी कर लेते हैं। अब आते हैं हम इसकी डेंसिटी पर। आवृत्ति से अकेले किसी प्रजाति के वितरण की सही जानकारी तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक कि इन अन्य लक्षणों जैसे घनत्व के साथ नहीं मिलाया जाता। आइए देखते हैं घनत्व निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला का उपयोग करेंगे। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, घनत्व निकालने के लिए हम सभी क्वाड्रेटों में उपस्थित एक प्रकाश की एक प्रजाति की जीवों की कुल संख्या बटे अध्ययन किए गए क्वाड्रेट की कुल संख्या, घनत्व का परसेंट किसी इकाई क्षेत्र में उपस्थित एक प्रजाति के जीवों की कुल संख्या बटे सैंपल किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। उसके बाद हम देखते हैं बाहुल्यता। यदि यह प्रति सैंपलिंग इकाई है जिसमें किसी प्रजाति के सदस्यों की कुल संख्या होती है, इनका गणना सूत्र के द्वारा करते हैं। बाहुल्यता सभी क्वाड्रेट में उपस्थित एक ही जाति के सदस्यों की कुल संख्या बटे क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें एक प्रजाति उपस्थित है। इस तरह हम कम्युनिटी इकोलॉजी का अध्ययन कर सकते हैं। चित्रों के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। बाहुल्यता का हम देखेंगे किस तरह बाहुल्यता निकालते हैं। तो बाहुल्यता इक्वल टू होगा सभी क्वाड्रेट में उपस्थित एक प्रजाति के सदस्यों की कुल संख्या बटे क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें वह प्रजाति उपस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कवर। इसके बाद देखेंगे हम इसमें कवर एवं आधारी क्षेत्रफल। इसको ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि आवृत्ति, घनत्व आदि के अध्ययन से किसी प्रजाति के वितरण का सही ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि पादप प्रजातियां अपने ग्रोथ फॉर्म में विभिन्नता प्रदर्शित करती हैं। इनकी गणना के साथ साथ कवर एवं आधारी क्षेत्र की जानकारी भी आवश्यक होती है। चित्र में देख रहे हैं हम डायग्राम शोविंग रिलेशनशिप बिटवीन कवर एंड बेसल एरिया इन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ फॉर्म। अलग अलग प्रकार के ग्रोथ फॉर्म हमको दिखाई दे रहा है। हर्ब, शर्ब और ट्री। हर्ब, शर्ब छोटी पौधे, टिनी प्लांट्स आ गए हर्ब के अंतर्गत, घास वगैरह। सर्ब में उससे थोड़े बड़े, और वृक्ष इसके बाद ट्री में हमारा वृक्ष है। तो बेसल कवर देखिए उसके नीचे की ओर किस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इसके बाद कवर। तो कवर शब्द का उपयोग सामान्यतः पौधों के द्वारा घेरे गए क्षेत्र के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पौधों के ऊपरी भागों के लिए किया जाता है। इस प्रकार कवर
या कवर पौधे के ऊपर दिखाई देने वाले भागों जैसे स्टेम, शाखा, तना, पत्तियां, पुष्पक्रम आदि के द्वारा भूमि का घेरा गया क्षेत्र होता है। यह कवर की उपलब्धता के आधार पर पौधे में कवर की उपलब्धता के आधार पर सबसे अच्छी विधि होती है। कवर ज्ञात करने के लिए चार्ट, क्वाड्रेंट का उपयोग किया जाता है। पौधे के तना द्वारा भूमि की सतह का घेरा गया क्षेत्र पौधे का आधारी क्षेत्रफल कहलाता है। ब्रांड ब्लैकवेट 1932 में कवर को 5 समूहों में बांटा है। क्लास फर्स्ट 5% से कम कवर वाली प्रजातियां, क्लास बी में 5 से 25% कवर वाली प्रजातियां, क्लास सी में 26 से 50% कवर वाली प्रजातियां, क्लास डी में 51 से 75% कवर वाली प्रजातियां, क्लास ई में 76 से 100% कवर वाली प्रजातियां। घास के मैदान की प्रजातियों को फोलिएज कवर क्वाड्रेंट की सहायता से ग्राफ पेपर पर बनाया जा सकता है। गुणात्मक लक्षण देखते हैं। इसके अंतर्गत पौधों की गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक लक्षणों का अध्ययन निम्न बिंदुओं में करते हैं। रूपाकृति किसी समुदाय की बाह्य रूपरेखा होती है जिसका वर्णन उस स्थान पर उपस्थित प्रभावी पादप प्रजाति की डेंसिटी, हाइट, रंग आदि के आधार पर किया जाता है। रूपाकृति किसी वनस्पति का स्वरूप, संरचना एवं बाह्य रूपरेखा होती है जो उस स्थान पर उपस्थित प्रभावी पौधे के जैव रूपों के कारण उत्पन्न होती है। इनका नामकरण एवं रेखांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि होती है। इसके आधार पर हम देखते हैं कि रूपाकृति किसी समुदाय के नामकरण एवं रेखांकन सर्वाधिक उपयोगी विधि होती है। इस प्रकार रूपाकृत किसी स्थान पर उपस्थित वनस्पति की सामान्य रूपरेखा जिसके कारण निर्धारण किया जाता है कि उपस्थित प्रभावी प्रजाति के द्वारा होता है। किसी स्थान पर प्रभावी बड़े पौधे के साथ झाड़ियों की उपस्थिति भी दर्शाती है। जंगल में किसी स्थान पर रूपरेखा घास के मैदान, मरुस्थल आदि का पहचाना जा सकता है। ऋतु जैविकी विभिन्न ऋतुओं में पौधों में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न पादप प्रजातियों के बीजों के जर्मिनेशन पीरियड, उनकी कायिक वृद्धि, पुष्पन और फलन, पतझड़ एवं फलों के प्रकीर्णन की अवधि में भिन्नता होती है। प्रत्येक प्रजाति के लिए उपयुक्त आंकड़े नोट किए गए हैं। ऋतु जैविकी फिनोलॉजी कहलाता है। फिनोलॉजी किसी जीव या पौधे के जीवन इतिहास की विभिन्न घटनाओं का कैलेंडर होता है। इन घटनाओं को एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जिसे फिनोग्राफ कहते हैं। एक फिनोग्राफ में कुल 6 घटनाएं होती। घटना फर्स्ट अंकुरण के लिए, घटना सेकेंड कायिक वृद्धि के लिए, घटना थर्ड पुष्पन के लिए। घटना फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फिर घटना नेक्स्ट में देखेंगे हम नमी, तापक्रम एवं प्रकाश की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न होती है।
भिन्न भिन्न स्तरों पर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण किसी पादप समुदाय में ट्री, हर्ब, शर्ब, मार्शल विभिन्न ऊंचाई में पर वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर स्पष्ट स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण के आंकड़े बाइसेक्ट की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। वन समुदाय में स्थिरीकरण किस प्रकार होता है, इसका हम डिस्कशन अगले चैप्टर पे करेंगे। थैंक्स।